अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान आज कोयटा में थे और उन्होंने ये नवीद सुनाई और ये बात कही कि मैं कौम को खुशखबरी देना चाहता हूँ कि हम मुश्किल वक्त से निकल आए हैं। और उन्होंने अपोजिशन के ऊपर तरस खाते हुए कहा कि मुझे समझ नहीं आती कि अब ये लोग जो हैं इकट्ठे रहेंगे कि नहीं रहेंगे। मुझे इनकी तरस भी आता है इन पे और फ़िक्र भी है। उन्होंने ये बात भी कही कि अगली बार भी उन्हीं की हुकूमत आएगी और जब उनकी अगली हुकूमत आएगी तो पाकिस्तान जो है वो और तेज़ी के साथ ऊपर जाएगा। इधर अपोजिशन जो है वो जाहिर है कि हुकूमत जो भी फिगर दे रही है उसको वो चैलेंज तो कर रहे हैं, लेकिन बुनियादी बात यह है कि चूँकि पाकिस्तान की ज़राअत के अंदर 4 जो बड़ी फसलें हैं वो बहुत अच्छी हुई हैं, उसकी बिना के ऊपर जो है ये जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है उसकी बात की जा रही है। क्योंकि अगर आप गंदम की पैदावार में सिर्फ 1 मिलियन टन्स का इजाफा कर देते हैं तो उसके नतीजे में 0.7% शरह नमू जो है वो बढ़ जाती है। लेकिन इसमें और भी बड़े दिलचस्प पहलू यकीनन अपनी जगह के ऊपर मौजूद हैं, लेकिन देखना ये है कि एक ऐसी अपोजिशन जो तकसीम है, जो पार्लिमान की सतह के ऊपर तो हुकूमत को टफ़ टाइम देने के लिए इकट्ठा होना चाहती है, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है वो मुस्लिम लीग नवाज़ का है कि जहाँ पे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि मामलात आगे कैसे बढ़ने हैं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मुफाहमत की बात कर रहे हैं, वो डायलॉग की बात कर रहे हैं, वो यकजहती की बात कर रहे हैं और वो ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान के मसाइल इस नौइयत के हैं कि ये कोई भी अकेले जो है इनको हल नहीं कर सकता, सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, सबको जो है वो चलना पड़ेगा और वो कुछ तकाज़े भी कर रहे हैं। लेकिन मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उनका बयानिया मुख्तलिफ है और इस वक्त उनकी सोच ये है कि अगर निज़ाम में कोई तब्दीली आनी है या इस हुकूमत ने गिरना है तो फिर इसमें साथ वो लोग भी गिरें जो इस हुकूमत को लेकर आए हैं। और यही वो वजह है कि जो खलीज है वो कम नहीं हो पा रही है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो दूसरी जानिब ज़ाहिर है शाकी हुई है। मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी नज़रियाती हलीफ नहीं रहे हैं, लेकिन पीडीएम में आने और जाने के बाद ज़ाहिर है दोनों के अंदर एक बदएतमादी की ऐसी फ़िज़ा ने जन्म लिया है कि उसकी भी खलीज जो है वो पड़ती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और लगता ये है कि 2023 तक क्या ये सारा मामला इसी तरीके से चलेगा। और इस वक्त इमरान ख़ान साहब जो पुरएतमाद दिखाई दे रहे हैं, ये अपोजिशन के लिए फिर एक अच्छी ख़बर इसलिए नहीं है कि मामलात जो हैं फिर उनके लिए मुश्किल हो जाएंगे। लेकिन एक और फैक्टर भी है और वो जहांगीर तरीन का फैक्टर है। वो दोबारा अंगड़ाई ले रहे हैं और वो ये बात कह रहे हैं कि उनको जो है वो इंसाफ नहीं मिल रहा है और उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। इमरान ख़ान ने वादा किया था और अली ज़फ़र साहब जिनके जो इस सारे मामले को देख रहे हैं, उन्होंने ज़ुबानी रिपोर्ट जो दी है उसमें जहांगीर तरीन साहब जो हैं उनको क्लीन चिट दी है। लेकिन जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो भी क्या एक फैक्टर के हवाले से कोई ऐसी लाइन ले सकता है जो काबिल कबूल फ़िल वक्त ना हो? क्योंकि अगर वो लोग पंजाब में हटते हैं तो फिर हुकूमत का तो कोई जवाज़ नहीं रहता और यही सूरत हाल वफाक में भी दरपेश हो सकती है। लेकिन क्या दोनों पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नवाज़ ये चाहती है और मरकज़ के अंदर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ दोनों ये चाहते हैं? ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सेनेटर पीर साबिर शाह साहब, मुस्लिम लीग नवाज़ से उनका ताल्लुक़ है। हमारे साथ मौजूद हैं शौकत बसरा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है। हमारे साथ मौजूद हैं आजिज़ धामरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है। शौकत बसरा साहब, ये फरमाइएगा कि ख़ान साहब जो हैं वो आज बड़े खुशखबरी सुना रहे थे कि मुल्क जो है वो मुश्किल वक्त से निकल गया है
और आगे जो है सब अच्छा होगा। लेकिन आज भी आपकी जो महंगाई है, उसकी जो शरह है जिसे हम अफराते ज़र कहते हैं, वो 10.21% है। बेरोज़गारी जो है वो बढ़ रही है। और वैसे जो शरह नमू की भी आप बात कर रहे हैं, खान साहब खुद आज कह रहे थे पिछले साल 0.5% थी, तो अगर इस साल 3.94% को क्लेम किया जा रहा है तो -5 ने 1 होने में भी 0.5 रहता है, तो उसको भी ऐड कर लें तो ये 4.5% के लगभग हो जाती है। तो ये तो बड़ा मुल्क में खुशहाली का दौरा होना चाहिए था। नहीं भाई, पहली बात तो मैं माजूद चाहता हूँ कि मैंने स्काइप पे आना था, कोई इंटरनेट का इशू है। जहाँ तक आपके सवाल का तल्लुक है, मैं गुजारिश करूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कभी भी इस बात से डिनाई नहीं किया जो आपका सवाल का दूसरा हिस्सा है कि महंगाई के हवाले से, बल्कि आज से 2 दिन पहले जब इंटरव्यू दिया उन्होंने कहा मुझे तो रात को नींद भी नहीं आती है कि जब मैं सोचता हूँ कि ये महंगाई का जो दिन है वो कब नीचे आएगा। और ये 2 चीज़ें पैरेलल हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो मुश्किल हालात हमें मिले, क्योंकि कभी भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत पाकिस्तान में, कभी ये 2.5 साल से पहले 70 साल की आमरीत रही है, दोनों पार्टियां रहीं, वो उन $32,000 का कर्जा था या तमाम इदारे बर्बाद हुए थे या हर पैदा होने वाला बच्चा मकरूज हुआ था, तो इसमें तहरीक इंसाफ का कहीं अमल दखल नहीं है। हम कोशिश की कि वो उन हालात में जब कर्ज उतारने के लिए कर्ज ले रहे थे, उन हालात में जब हमारे पास तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं थे, वो उस मुश्किल वक्त की बात कर रहे हैं। और आज जो इशारिये हैं, जो माशी इशारिये हैं, वो बेहतर आ रहे हैं, जिनमें वो स्टॉक एक्सचेंज हो, वो आपके फॉरेन रिजर्व्स हों, वो आपके एक्सपोर्ट्स हों। लेकिन जो असल कंसर्न है हमारा, वही कंसर्न आपका है कि जब तक ये चीज़ें, इनके जो टिकल डाउन इफेक्ट हैं वो आवाम तक नहीं जाते, हम गली मोहल्ले का जो मेहनत मजदूरी करने वाला आदमी है, जो तनख्वाहदार तबका है, जिसको आज भी, जिसके लिए महंगाई ऐसे ही है जैसे पहले थी, इसमें कतई दो राय नहीं है, उसको तो उस वक्त वो हमें जब गली में खड़ा होकर ये कहेगा कि शौकत बस्सा तुम्हारी हुकूमत ने मेरे लिए चीनी सस्ती कर दी है, हमारे लिए दूध सस्ता हो गया है, आटा है, चीनी है, घी है, वो जो जरूरत जिंदगी की चीजें हैं, वो तालीम है, वो सेहत है, वो बिजली है, ये हमारे लिए चैलेंज अभी मौजूद है। मैं आता हूँ शौकत बसरा साहब। अब इसमें पीर साबिर शाह साहब, हुकूमत पर तनकीद के हवाले से हम आएंगे, लेकिन इस वक्त जो आपसे बुनियादी सवाल ये है कि क्या एक तरफ शहबाज शरीफ साहब मुफाहमत की बात कर रहे हैं, मरीम नवाज शरीफ साहबा मुज़ाहमत की बात कर रहे हैं, पंजाब में आपकी जो हैसियत है और जितने आप मुस्तहकम हैं अपोजिशन के लिहाज से, आप दिल से चाहते हैं वहाँ तहरीक में एतमाद आ जाए और उस्मान बुज़दार की हुकूमत ख़त्म हो जाए? शुक्रिया जी। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि आप शहबाज शरीफ साहब की बात कर रहे हैं और मियाँ साहब की, मेरे ख़्याल में तो जी बुनियादी जो हमारा वो है, वो मियाँ नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया है, वही बयानिया जो है वो शहबाज साहब का भी है। यानी मियाँ साहब इस मुल्क में ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, फेयर इलेक्शन के लिए वो कहते हैं कि इस मुल्क में फेयर इलेक्शन हो, वो कहते हैं कि अदारे जो हैं वो हुकूमती मामलात में मुदाखलत ना करे और हर अदारा जो है वो अपने आर्बिट में रहते हुए वो अपने आप को उसी अपने जो उनका महवर है उस तक महदूद रखें और दूसरों के मामलात में मुदाखलत ना हो, और उसके लिए ये जो मुदाखलत भी ना हो, और यहाँ पे वोट के ज़रिए से जो लोग आते हैं उन लोगों को यहाँ पे हक़ हुक्मरानी उन्हीं का है और उन लोगों को ये मौका दिया जाए। तो शहबाज साहब भी यही बात कर रहे हैं। लेकिन वो बातचीत की बात भी तो करते हैं ना, बातचीत तो फिर किधर करनी है? नहीं, देखिए ना, अब बातचीत तो ख़ुद सियासी जमातों के अंदर हो सकती है, बातचीत हाँ जहाँ रेलिवेंसी है किसी की उनसे भी बात होगी। अगर कोई ऐसे लोग हैं या ऐसे अदारे हैं जिनके पास हिस्ट्री ऐसी है कि जनाब वो मुदाखलत दर मुदाखलत करते हैं, अगर ऐसा है तो फिर यकीनन उनको भी तो बुला के बात करनी होगी। मैं आता हूँ। अब आजिज़ धामरा साहब, आपसे भी एक सवाल है, हम आएंगे हुकूमती मामलात के ऊपर भी, लेकिन बुनियादी अंसर ये है कि ज़ाहिर है PDM को अब आप हम ख्याल इत्तेहाद कहते हैं, आप उसमें से निकल गए हैं, वहाँ पे ना नून लीग आप पर एतबार करने के लिए तैयार है, ना आप नून लीग पर एतबार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर
आप शहबाज शरीफ पर एतबार करते हुए एक मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने के लिए तैयार हैं, उधर आपका एतबार का लेवल जो है वो दूसरा होगा? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, आपने पीडीएम पर जो तबसरा किया, मैं पीडीएम पे कोई तबसरा करना नहीं चाहता क्योंकि ये हम उसका हिस्सा नहीं हैं, तो मैं मज़ीद पीडीएम पे आपके प्रोग्राम में उस पर डिस्कस नहीं करना चाहता। बाकी अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि आज पीपल्स पार्टी पीडीएम का गो का हिस्सा नहीं है, मगर आज भी पीपल्स पार्टी पीडीएम की मीटिंग का मौजू बहस ज़रूर है और पीपल्स पार्टी की पॉलिसी आज भी पीडीएम में मौजूद है। हम नहीं हैं, मगर हमारी पॉलिसी है कि उन्होंने जब एक शेड्यूल दिया है जलसों का, तो उन्होंने कहीं भी लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं किया और ये नहीं कहा कि लॉन्ग मार्च शुरू करने से पहले वो इस्तीफ़ा दे देंगे पार्लियामेंट से, बल्कि उन्होंने यही बात की कि पार्लियामेंट में हुक्मरानों को टफ टाइम दिया जाएगा, बजट के हवाले से दिया जाएगा। एज इट इज़ मेरे ख्याल में यही मौक़िफ़ हमारा था कि हम पार्लियामेंट में जो है वो मौजूद रहें और इस हुकूमत को टफ टाइम दें, अपनी एक तकड़ी और जानदार अपोजिशन करें और अपोजिशन लीडर जो है वो हाउस में मौजूद हों। तो आज अपोजिशन लीडर जो है वो पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश और मुतालबे के तहत हाउस में मौजूद हैं और ये बजट आ रही है, उसमें हम पार्लियामेंट का हिस्सा है। ज़ाहिर है उन्होंने अभी एक दावत भी की थी और हमने इस बात का इरादा किया है कि क्योंकि हम पीडीएम का तो हिस्सा नहीं है, हम अपनी तरफ से सड़कों के ऊपर भी मौजूद रहेंगे अपोजिशन के तौर पर और पार्लियामेंट में हम रिलैक्स नहीं होने देंगे मौजूदा हुक्मरानों के। और अगर लीडर ऑफ अपोजिशन, उसके लिए तो खुद मुस्लिम लीग नून भी कहती है कि शहबाज शरीफ साहब का जो है वो पीडीएम में कोई ताल्लुक नहीं है, उनका ताल्लुक लीडर ऑफ अपोजिशन से है। तो पीपल्स पार्टी लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ मिलकर मौजूदा हुकूमत की तमाम नालायकियाँ, कोताहियाँ, नाकामियाँ, मुनाफी और झूठ के खिलाफ अपना रोल अदा करती है। इसमें आजिज़ धामरा साहब एक और सवाल है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। और सवाल ये है कि इससे पहले भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं हुकूमत के जाने की तारीखें देते रहे हैं। अब वो ये बात कह रहे हैं कि हम पार्लियामेंट से बजट मंजूर नहीं होने देंगे। आप समझते हैं कि अपोजिशन जमातें जो हैं वो ये कर सकती हैं और इस हुकूमत को इस सूरत हाल से दो चार कर सकती हैं? किस बुनियाद पे वो ये दावा कर रहे हैं? वेरी सिंपल है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की ये बात समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। जब वो ये बात कर रहे थे तो पीडीएम का प्लेटफार्म मौजूद था और पीडीएम के प्लेटफार्म पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज थीं जो पार्लियामेंट में भी हिस्सा रखती थी। और उसी तनाज़र में, क्योंकि पीडीएम की क़यादत ये कहती रही कि जी हम बोरिया बिस्तर गोल कर देंगे उनका, तो ज़ाहिर है तमाम पार्टियाँ फिर अपने लेवल पर भी ये बातें कर रही थी। और जब चेयरमैन साहब की बात और पीपल्स पार्टी की बात नहीं चल सकी कि जहाँ जहाँ आपकी अक्सरियत है, जहाँ पर हुकूमत को हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से परेशान कर सकते थे, मगर वो बात हमारी नहीं चली। अब वो माजी का किस्सा बन गया, उस इतिहाद में हम नहीं हैं। कौमी असम्बली में जब शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि हम सीरियस हैं, तो पीपल्स पार्टी एक बार फिर 2 कदम आगे बढ़ के उस बात पे एतबार कर रही है और कह रही है कि जी हम जो है वो बजट पास होने नहीं देंगे। उसका एक और रीज़न भी है। उसका रीज़न ये है कि आपको पता है कि एक हम ख्याल ग्रुप जो है वो मौजूदा हुक्मरानों से एक पैदा हो गया है और उसकी ओनरशिप यूँ हुई है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जब एक ग्रुप से मुलाकात की तो उन्होंने ये नहीं कहा कि पीटीआई के चंद नाराज़ लोगों से मुलाकात हुई, क्योंकि हम ख्याल ग्रुप के पास आज भी जो टिकट था वो इमरान खान का जारी करदा टिकट था। मगर इमरान खान को इस अपनी जो टीम है उसकी जो इर्द गिर्द है, वो कहता है मुझे अपोजिशन की परवाह नहीं है। अपोजिशन की परवाह आपको कैसे होगी? आपके दुश्मन आपके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं और उन्होंने आपको मजबूर किया कि आपसे मिलने वाले अपनी ही नाराज पार्टी के लोगों को हम ख्याल ग्रुप का नाम दे दिया। तो आपने ओनरशिप दे दी, आपने ये एडमिट किया कि एक हम ख्याल ग्रुप है। उस सिचुएशन में ये बात हर पॉलिटिकल लीडर अपोजिशन का कह सकता है कि ये जो बजट होगा, आप देखेंगे कि उसको पास कराने के लिए हुक्मरानों को अपोजिशन से अगर बात नहीं भी करनी पड़ी, मगर हम ख्याल ग्रुप के चीफ के पांव पकड़ते हुए नजर आ भी रहे हैं। और जैसे जैसे ये बजट करीब आएगी, आपको ये हुक्मरान और ज्यादा भोंडे तरीके से नजर आएंगे करते आएंगे। मैं आजिज़ धामरा साहब आता हूं, पड़े हुए होंगे, पांव पड़ेंगे जी। अब इसमें शौकत बसरा साहब ये फरमाइएगा कि हुकूमत जो है खाइफ है जहांगीर तरीन से, ये हम ख्याल ग्रुप के, आपको लगता है कि नहीं बंदोबस्त है, बजट निकल जाएगा?
देखिए, पहली बात तो ये जो बजट के हवाले से कर रहे हैं सदीम भाई, आप इसी अपोजिशन की जो बजट पहले पेश हुए हैं 2 या 3, उनकी इनकी तकरीर निकाल लें, इनकी गुफ्तगू निकाल लें। यही गुफ्तगू थी, हम बजट पास नहीं होने देंगे, बजट नाकाम है, बजट में गरीबों को कोई रिलीफ नहीं दिया गया। एंड ऑफ द डे क्या हुआ? आपके सामने बजट भी पास हुए, वो भी ये सिर्फ ये वही बढ़ के हैं जो आपने सुनते रहे जिसका को जब ये पीडीएम बना था कि जी हम टमाटर मस्त अंदर कर देंगे, आर पार कर देंगे, पे मुंह पे मार देंगे, ये अगले महीने गई, इस महीने गई। टेंटरफिश अभी भी अगर गल जहांगीर तरीन साहब से आ गई है तो इन्ना फिर ना ही समझिए ना। नहीं भाई, हालत ये है कि जो बड़े बने थे कि जी हम तमाम अपोजिशन इकट्ठी हो गई है, अब ये ख्वाब किसके देख रहे हैं? शौकत बसरा साहब ये तो कहते हैं हम हुकूमत गिराना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हुकूमत के साथ साथ सब कुछ गिरे। हाँ तो गिरेंगे, साथ आपकी जो टेक है वो भी गिरे। देखिए, इससे बड़ा मजाक और इससे बड़ा लतीफा कोई नहीं होगा। पीपल्स पार्टी तो डे बिन तो मैं उसमें रहा हूँ, दामरा साहब मेरे भाई हैं, मैं सिर्फ इतना मुख्तसर तबसरा करके कि वेल प्लेड, वो बहुत अच्छा खेले है भाई। उनकी एक सूबे में हुकूमत है, मरकज में कहीं दूर दूर तक नहीं है, किसी और सूबे में नहीं है, क्यों पंगा ले? हुकूमतें गिराएं या दूसरे काम करें, उन्होंने बहरहाल दूसरों को अपने अंजाम पे पहुंचा दिया है। चलिए हम इस बात को छोड़ के, ये इनका अपना मसला है। पीडीएम जो पहले दिन से ही मैं समझता हूँ एक दूसरे को ताल लगाने के चक्कर में थी, आखिर वही हुआ जिसका खर्चा था। अच्छा, बात फिर मैं आपको कहूँ कि जहांगीर तरीन साहब हो या दूसरे ग्रुप्स हो, हमारे साथी भी तो है ना, वो भी तो हमारे साथ है, वो तो हमारी जमात का हिस्सा नहीं है। यही कहते थे कि एमकेएम गई, उसके बाद काफ लीग गई, अब फिर बगाड़ो ग्रुप गया। मेरे भाई कोई कहीं नहीं जा रहा, अल्लाह के फजल से बजट पास होंगे। ये जो बात कर रहे हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक आ गया, हम ख्याल ग्रुप आ गया, तो हम ख्याल ग्रुप भी हमारे साथ ये, अगर इनकी बात ही मान लें तो हम ख्याल ग्रुप भी हमारे साथ है। बैक अब इसमें प्लीज साबिर शाह साहब ये फरमाइएगा कि जाहिर है ये बात अब सामने आती है कि पीपल्स पार्टी जो है उसने अपना जो सियासी सूरत हाल के अंदर बड़े मौसर तरीके से अपना सिलसिला जो है वो रखा है, और वो इस चीज़ के भी दावेदार हैं कि वो 2 दफ़ा आपको पार्लियामेंट के अंदर लेकर आए हैं। अब जाहिर है पार्लियामेंट की सियासत और सियासत दिखाई दे रही है और बाहर की सियासत और सियासत दिखाई दे रही है, लेकिन असल चीज़ ये है कि पंजाब के अंदर जो है वो क्या होता है। आप पंजाब के अंदर कोई हलचल करने के लिए तैयार हैं या आप समझते नहीं उस्मान बुज़दार जो हैं वो एक ऐसा तोहफ़ा है कि ये 5 साल तक अगर हमें भी वोट देकर कंटिन्यू करवाना पड़े तो हम इनको कंटिन्यू करवाएं कि अगले इलेक्शन के लिए आपकी कामयाबी की ज़मानत बन जाए? शुक्रिया जी। मेरे ख्याल में बहुत शरीफ आदमी हैं बुज़दार साहब, तो उनको छेड़ना तो मेरे ख्याल में, मेरा ज़ाती राय है, मैं पार्टी की बात नहीं, आपकी पार्टी की भी यही राय है। मैं पीपल्स पार्टी वाले आपको कहते थक गए कि आ जाओ इधर। ज़ाती राय है कि देखें ना, ये भी एक चैलेंज था ना कि इमरान खान साहब ने कहा कि मैं उन्हें वो बनाऊंगा, साबित करूंगा, कौन से क्रिकेटर हमारे वसीम अकरम, तो ये वसीम अकरम सेकंड होंगे और वे मैं नहीं, वसीम अकरम प्लस होंगे, आपने सेकंड प्लस होंगे, आपने दर्जा कम कर दिया। जी हाँ, तो प्लस होंगे। तो मेरे ख्याल में ये तो मौका देना चाहिए कि वो अगर दरमियान में आप रस्सी खींचते हैं। ये तो आपका बड़ा सियासी बयान है। नहीं, मेरा सियासी नहीं है, ये हकीकत है कि हमें उनके लिए दिल जो है वो खुला रखना चाहिए। बाकी रह गई बात जी हुकूमत की, हुकूमत के जो इशारे हैं, हुकूमत जो, और ये इसकी करामत मैं कहूँगा ना कि जो हमारे मिनिस्टर साहब आए, एडवाइज़र फाइनेंस, हफीज़ शेख साहब, नहीं उसके बाद शौकत तरीन साहब, और उनके आने के मेरे ख्याल में 2 हफ्ते बाद आपके जो हैं वो इशारे जो हैं वो ऊपर चढ़ना शुरू हो गए। लेकिन हकीकत ये है, बसरा साहब ने भी ये बात कही है, मैं भी उसी बात को वो सेकंड करूँगा कि ये आवाम को ये कहते हैं कि जनाब हमारा स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चला गया, स्टॉक एक्सचेंज नीचे आ गया, हमारे इशारे ये हैं, हमारी नमू जो है वो ये है, इतना %। आवाम का इससे कोई काम नहीं। देखिए ना जी, सच्ची बात ये है कि अच्छा, अब अगर आपकी इक्तिसादी हालत आपकी बेहतर हुई है
तो इमीडिएट कोई हमें रिलीफ तो दें ना कौम को। आप क्या रिलीफ कह रहे हैं अगले बजट में दे रहे हैं, बजट को बात को छोड़ें, आपके इशारे अब बुलंद हुए हैं। और परसों कल के अखबार में पढ़ रहा था कि बिजली की कीमत जो है वो बढ़ाई जा रही है, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं। तो क्या ये है आपकी इक्तिसादी उसमें आपका रिलीफ आवाम को ये दें कि आपके इशारे बढ़ रहे हैं और आवाम का इशारे जो है वो रोज़ बरोज़ जो है वो रूबा ज़वाल है। तो बात ये है जी कि हमें बड़े खुले दिल के साथ इस हकीकत को तस्लीम करना चाहिए, और वो यही है कि मौजूदा हुकूमत मुकम्मल तौर पे नाकाम है। और दूसरी जो ख़तरनाक मौजूदा हुकूमत जो काम की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि अपोजिशन जो है वो उसको बड़ी ज़बरदस्त मिली है, सहारा बनी हुई है हुकूमत जो है उस बस जैसी है उसको कुछ हो ना। नहीं, मैं गुजारिश कर रहा हूँ, जो दावे किए थे ना जी इमरान खान साहब ने, मैं तो अपनी तौर पे ये कह रहा हूँ कि उनको चैलेंज होते रहे हैं ना, एक्सपोज करना, एक्सपोज होना उसका बड़ा ज़रूरी था। बाकी ये है कि आप देखें ना, PDM की आप बात कर रहे हैं, ठीक है इसमें 2 जमातें निकल गई, लेकिन एक कोशिश तो थी और मुसलसल एक कोशिश है। आज हमारे जो शहबाज साहब हैं वो इसके बावजूद कि पीपल्स पार्टी और ANP जो हैं वो हमारी PDM से निकल चुकी हैं, लेकिन जो एक मुश्तरका हमारा जो काज है, जो मकसद है, उसके लिए पार्लियामेंट के अंदर ये जमातें जो हैं वो हमारे साथ हैं। तो ये हम इस चीज़ को भी अप्रिशिएट करें, अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि जैसा भी है वो आवाम की इस वक्त जो आवाम की ज़रूरत है उसको हमने वो करना है। बाकी एक बात मैं दूसरी कर रहा हूँ कि ये जो बजट पास करना, तो ये एक आपकी नंबर की का गेम है, और इसमें डिपेंड कर रहा है कि जो अमतरीन साहब का ग्रुप है वो बजट में साथ दे। लेकिन जहां मैं समझता हूं कि कहीं से उनको अंडरस्टैंडिंग है कि आप बजट जो है उसको पास करने दें, और उसके बाद जो है वो बिल्कुल ठीक है आपके। मैं वो बजट के बाद वाली सूरत हाल पे भी आता हूँ। अब आजिज़ धामरा साहब ये फरमाइएगा कि महंगाई की जब बात की जाती है तो वफाक से हुकूमत कहती है महंगाई को कंट्रोल करना तो सूबाई हुकूमतों का काम है। अगर सिंध में तो इनकी अपनी हुकूमत है, मार्केट कमेटियाँ, बाकी जो होल सेलर से रिटेलर तक, मिडल मैन, ये सब चीज़ें जो हैं ये सूबों के कंट्रोल में होते हैं, तो वो भी तो कोई रोल प्ले कर लें। हमें ही तनकीद करते चले जा रहे हैं। देखिए नदीम साहब, पहली बात तो ये है कि क्या महंगाई सिर्फ सिंध का इशू है या पूरे पाकिस्तान में दूध और शहद की जो है नदियां बह रही हैं? इस प्रोग्राम को पूरी कौम देख रही है। क्या ये बात बसरा साहब कहेंगे कि जी बाकी सारे सूबों में हालात माशाल्लाह बड़े सक्सेसफुल हैं, अवाम जो है वो सुकून की नींद सो रहे हैं, कोई महंगाई नहीं है, और सिंध में महंगाई है तो मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल करने के लिए तैयार हूँ? या ये कहें कि हम सिर्फ सेंट्रल में गवर्नमेंट करते हैं, पंजाब में किसी और पार्टी की गवर्नमेंट है, KPK के अंदर किसी और पार्टी की गवर्नमेंट है, बलूचिस्तान में किसी और पार्टी की गवर्नमेंट है, सिंध तो है ही आपका दुश्मन नंबर 1। तो आपने जो वादे किए थे, बुनियादी सवाल ये कि आपकी पॉलिसियों की वजह से महंगाई होती है, वो पॉलिसी कौन ठीक करेगा जो आपने वायदे किए? और आपके वायदे तो मतलब पूरी कौम, पूरी गली मोहल्ले से ये आवाज़ें आ रही हैं कि गज़ब किया, तेरे वादे पर एतबार किया, क़यामत का इंतज़ार किया। अब तो इमरान खान को ये नारा और ये बातें सुननी पड़ेंगी। और अभी जो बातें हुई थी कि हमने ग्रोथ कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, मेरे भाईजान आपने अपनी नाकामियों का मुसलसल एतराफ़ किया। आपने एक अरस्तू को लाए थे, असद उमर साहब को तब्दील क्यों किया, ये सवाल है, क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं थी। अगर परफॉर्मेंस थी तो तब्दील क्यों हुआ? उसके बाद आप थोड़े अरसे के लिए लेके आए हमाद अजहर को, 15 दिन के बाद आपने तब्दील कर दिया। और जब आप लाए थे तो बड़ी तारीफ की गई थी कि साबका वजीर खारजा से खजाना से अब का वजीर खजाना बेहतर काम करेगा। उसकी छुट्टी हुई, हफीज शेख साहब आ गए। वो अगर जबरदस्त काम कर रहे थे तो उसको हटाया क्यों आपने? और फिर तरीन साहब आए। वो तो बात समझ में आती है कि एक तरीन नाराज है तो दूसरे तरीन की इमरान खान को सख्त जरूरत होती है, क्योंकि तरीन इस हुकूमत की मजबूरी होते हैं। तो दूसरी बात यह है कि अब आप ये बजट जो पेश करेंगे, आपको अपोजिशन नाहल मिली, आपको अपोजिशन जो है वो बिल्कुल हिस्सा मिली कि वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। भाई आप इतने कम ज़र्फ हुक्मरान हैं कि अपोजिशन को ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है। आप तो अपने ग्रुपों में बटे हुए हैं और आप NRO देने के लिए पांव पड़े हुए हैं, कदमों में बैठे हैं तरीन साहब के, जहांगीर तरीन साहब के। आप ये बजट पास कराते हुए ये
कौम देखेगी, नदीम साहब देखना। नहीं, आप आजिज धामरा साहब, आप ये समझते हैं, नहीं आजिज धामरा साहब, आप ये समझते हैं कि बजट से पहले सरेंडर करेंगे इमरान खान साहब जहांगीर तरीन को? अरे भाई, आप ये पूछ रहे हैं नदीम साहब, आप तो बड़े मजे हुए एंकर हैं। नहीं, मैं आपसे ज्यादा कौम से मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, ज्यादा कौम से और क्या मजाक मैं बता रहा हूं। हाँ। इससे ज्यादा और इस कौम से क्या मजाक होगा कि एक ऐसा शख्स जो कहता था कि मैं सो कॉल्ड जो है वो इंडिपेंडेंट एहतसाब करूंगा, उस शख्स जिसका नाम इमरान अहमद नियाजी है, उन्होंने एक इदारे की जानिब से इन्वेस्टिगेशन चल रही है, एक शख्स के खिलाफ अंडर इन्वेस्टिगेशन है, जिस इदारे का नाम है FIA, उसके खिलाफ 2 FIR हैं, वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, उनकी तारीखों पे तारीखें चल रही है। उस दौरान इस मुल्क की क्या अदालतें बंद हो गई, अपने एक सेनेटर को मुंतखब किया कि आप ये डिसाइड करेंगे कि जहांगीर तरीन साहब से ज्यादती हो रही है या नहीं हो रही है, या वो कसूरवार हैं कि नहीं है। अगर उनसे ज्यादती हो रही है, एक इदारा कर रहा है FIA, तो जहांगीर तरीन साहब अदालत में चले जाते, वहां पर अपने आप को FIA को कसूरवार करार देते। आपको किसने ये इजाजत दी प्राइम मिनिस्टर को कि आप अपना ही जज मुकर्रर कर दें, अपनी अदालत कर दें? फिर आप जो है वो खुर्शीद अहमद शाह साहब भी जेल में हैं, किसी पार्टी पीपल्स पार्टी के किसी रहनुमा को अपॉइंट कर दें कि वो डिसाइड करे कि वो कसूरवार है या नहीं है। नहीं है। मैं आता हूं आजिज धामरा साहब के नारे से जी आजिज धामरा साहब, मैं आता हूँ। शौकत बसरा साहब, अब सूरत हाल ये है कि जाहिर है जहांगीर तरीन साहब अंगड़ाई ले रहे हैं और वो ये बात कह रहे हैं कि भाईजान बजट से पहले फैसला करो, वरना फिर मैं बहुत कुछ जो है वो मुझे सामने लाना पड़ेगा, हकायक जो हैं वो बताने पड़ेंगे। अब 2 ऑप्शंस फिल वक्त दिखाई देते हैं, एक तो ये कि या जहांगीर तरीन साहब की बात मान ली जाए, या फिर ये है कि दूसरा रास्ता जो है वो तो फिर शहादत का ही है। शौकत बसरा साहब जी। शहादत तो बहुत बड़ा रुतबा है, हाँ। लेकिन सियासी शहादत नहीं होनी चाहिए, जिसके लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं है। मैं आपको गुजारिश करूं देखिए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, वो ना तो किसी की धमकी में ना थ्रेट में आने वाले हैं। वो ये तो किसी की गलत फहमी होगी कि उनको मेल करे या कोई इस किस्म की गुफ्तगू हो। तरीन साहब की बातों को मेरा ख्याल है जो अंडरस्टैंड किया जा रहा है वो गलत किया जा रहा है। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए ग्रुप ने कहा, वो मिल के आए, वो सेटिस्फाई होकर आए। उनको चीफ मिनिस्टर साहब ने उन्होंने कहा उनसे रिजर्वेशन है, उनको मिल के आए, वो सेटिस्फाई हैं। सबके सब लोग ऑन बोर्ड हैं। लेकिन अगर जो आप बात कह रहे हैं तरीन साहब, नहीं, शौकत बसरा साहब, बोर्ड आपका कमजोर है, अली जफर साहब को पाकिस्तान के कौन से कानून के तहत प्राइम मिनिस्टर ने मुंतखब किया? क्या कह रहे हैं, दोबारा सवाल रिपीट कर दें। शौकत बसरा साहब, आजिज धामरा साहब कह रहे हैं, जी मैं बता रहा हूँ, आजिज धामरा साहब कह रहे हैं कि अली जफर साहब को इन्होंने किस कानून के तहत मुंतखब किया? किसको मुंतखब किया? अली जफर को कि वो देखें मैं अर्ज करता हूँ। मेरे भाई, पहली बात आप ज़हन नशीं कर लें कि इदारों का काम है कि इदारे उसकी तहकीक कर रहे हैं और वही रिपोर्ट हमें लेकर आएंगे। अली जफर साहब को एक पार्टी का इंटरनल मामला था, उन्होंने कहा जी हमारे साथ ज्यादती हो रही है तरीन साहब ने और उनके साथियों ने, और उन्होंने उंगलियां भी अंडर इन्वेस्टिगेशन शख्स के ऊपर आप किसी प्राइवेट शख्स को पॉइंट कैसे कर सकते हैं? भाईजान बात तो कर लेने दें। कोई तफ्तीश चेंज नहीं हुई, कोई इन्वेस्टिगेशन चेंज नहीं। मेरा नुकता सुन लो। आप एनआरओ दे रहे हैं, एडमिट कर दें। सुन तो आज सच टीवी में ये ब्रेकिंग न्यूज दे दें। अगर बात तो सुन साहब, आप बड़े सच्चार हैं, सच को आदमी है। आज ब्रेकिंग न्यूज दे दें कि उनको एनआरओ देने पर मजबूर किया जा रहा है, लेने पे भी मजबूर किया जा रहा है, ये मान ले। आज ब्रेकिंग न्यूज दे दें जी। आप मेरी बात को आप इंटरप्रेट कर दीजिएगा, मैं जरा बात कर लेता हूँ, फिर आप उसका तर्जुमा कर दीजिए। जी शौकत बसरा साहब जी, मैंने अर्ज ये किया है कि तरीन साहब और उनके साथियों ने ये कहा जी हमारे खिलाफ ज्यादती हो रही है, इदारे ज्यादती कर रहे हैं और कुछ लोग पार्टी के अंदर आपके इर्द गिर्द हैं वो ज्यादती कर रहे हैं। नहीं शौकत बसरा साहब, मेरा एक छोटा सा सवाल है इधर। सवाल मेरा ये है कि जहांगीर तरीन साहब तमाम अच्छे बिजनेसमैनों की तरह वो भी पूछ रहे हैं बड़ी मासूमियत के साथ कि ये जो शुगर माफिया का कार्टेल है, क्या उस कार्टेल का सुर्खेल मैं ही हूं कि कुछ 10-12 लोग और भी थे, वो किधर हैं? नदीम भाई, आप तो माशाल्लाह बहुत इन्फॉर्म जर्नलिस्ट हैं और इस्लामाबाद में बैठे हैं। अगर मैं आपको लिस्ट व्हाट्सएप कर देता हूं कि जितनी एक आपको पता है कमीशन बना था जो उसने रिपोर्ट दी, उसके मुताबिक
तमाम शुगर मिल लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं, मुकदमे दर्ज हुए हैं, FIR हैं। और दूसरी बात मैं जो बात कह रहा था वो दोबारा सुन लें कि जब उन्होंने ये कहा कि ये हमारे खिलाफ कर रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अली जफर साहब को ये जिम्मेदारी दी है कि आप मुझे ये तहकीक तफ्तीश करके बताएं, क्या उनके खिलाफ कोई विक्टिमाइजेशन तो नहीं हो रही, क्या कोई हमारे बंदे तंग तो नहीं कर रहे हैं? क्यों बसरा साहब, क्यों? वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है किसी इदारे के। मैं बताता हूँ क्यों। तरीन साहब को प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि आप अदालत में जाएं और अदालत में अपने आप को ये क्लियर करके आए। हु इज द प्राइम मिनिस्टर? हु इज द प्राइम मिनिस्टर? क्या प्राइम मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट है? क्या वो हाई कोर्ट है? खबर तो कर दामरा साहब, ऐसे ना बारी बारी भी बोलेंगे ना, फिर बात भी समझ नहीं आएगी किसी की। जी शौकत बसरा साहब आप बोले, मैंने फिर जरा साबिर शाह साहब की तरफ जाना है। आप ये मान लें बसरा साहब के प्राइम मिनिस्टर एनआरओ मान ले, मुझे छोटी सी बात है, मुझे मौका तो दे मानने का या ना मानने का, तो मेरी बात क्या आप कर रहे हैं? बात तो सुन आदिल साहब उनको सुन ले, शायद मान ही जाए। अच्छा मेरी बात तो सुन ले मेरे भाई। हाँ जी बसरा एक बार पाँव तो रखे जी। मैंने आपको अर्ज किया है कि ये वो प्राइम मिनिस्टर है जो ना चीटियां लगाता है, ना गोले वाले का, ना पापड़ वाले का, ना कोई माल नहीं कमाता। उसकी बहन पे इतराज आता है, शुगर माफिया से वो कंप्रोमाइज कर रहा है यार। बात तो सुन ले आदिल साहब, जरा बात मुकम्मल कर लेने दे, वो बीच में रह रही है, बात आगे नहीं बढ़ रही, जरा मुकम्मल कर लेने दे। मैंने ये अर्ज किया है, जान की अमान पाऊं तो इनको जरा इनको सुन ले जी। भाई मैंने ये की है कि उन्होंने कभी भी अपनी बहन उनकी अदालतों में पेश होकर अपने आप को क्लियर करवा के आई। और बतौर उन्होंने बाहर से इन्वेस्टमेंट लेकर आए थे पाकिस्तान में, कोई चीटियों वाला माल नहीं था, कोई गोले वाले पापड़ वाले का माल नहीं था, सिलाई मशीन वाला माल था, सिलाई मशीन वाला माल था ना, मान लेना सिलाई मशीन। सुप्रीम कोर्ट में एनआरओ, वो बाजी वाली बात छोड़ दें यार, बाजी वाली बात छोड़ दें, कोई बड़ी बहस हो सकती है। रामरा साहब आप सीनियर सियासतदान है, मेरे जैसा बंदा तो ये काम करे तो उसको अच्छा भी लगता है, आप दरम्यान में इंटरप्ट तो ना करें यार, बाजी की बात छोड़ दे ना, सिलाई मशीन है। गुजारिश मैंने ये की है कि जो कुछ होगा, अब ना कोई यहाँ पर तो कमीशन बनेगा, ना कोई प्राइम मिनिस्टर अपने किसी प्राइम मिनिस्टर अपने बहनोई को या अपने रिश्तेदार को जहाज फराहम करेगा, ना ही यहाँ पर कोई एनआरओ होगा। अब बसरा साहब मसला पता क्या हो गया है? मसला ये हो गया है कि अब आप लोगों को डिफेंड करना मुश्किल हो गया है। ये जुल्फी बुखारी साहब पैदल चले गए हैं, वो दोस्त है प्राइम मिनिस्टर के, प्राइम मिनिस्टर की मर्जी है। शौकत बसरा साहब सुने अच्छा सवाल आपने उठाया, आपने अच्छा सवाल उठाया। पहली बात तो मैं ये अर्ज करूं, अगर कोई प्राइम मिनिस्टर ने यानी जफर साहब वाला सवाल मुकम्मल करके आगे जाता हूं, उन्होंने कोई गैर आईनी गैर कानूनी काम किया, इन लोगों को अदालतों में जाना चाहिए, जहां पे पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात रह गई जुल्फी बुखारी वाली, जुल्फी बुखारी के खिलाफ अगर इनके पास सबूत मौजूद है तो मेरे भाई वो कहाँ चले, वो आएंगे, ठीक है मैं आता हूँ शौकत बसरा साहब। अब पीर साबिर शाह साहब ये फरमाइएगा कि हम अब शहबाज शरीफ साहब जो बात कर रहे हैं उसमें दो चीज़ें पहलू निकल आते हैं। एक तो ये कि वो लंदन जाना चाह रहे हैं, एक सूरत हाल ये है। दूसरा वो कहते हैं कि मैं भाई की सोच जो है वो कौमी मुफाद में ढालना चाहता हूँ। आपको क्या दिखाई देता है कि कौमी मुफाद के तकाज़े वो हैं जो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं, या वो हैं जो मियाँ नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं? और क्या शहबाज शरीफ साहब जो हैं जो पिछले 35 सालों में तो नवाज शरीफ साहब की सोच में कोई तब्दीली नहीं ला सके, अब किस तरीके से ला पाएंगे? देखें जी, आप ये जो बात कर रहे हैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करें कि अगर शहबाज शरीफ की सोच में कोई फ़र्क होता, अगर शहबाज शरीफ की सोच और नवाज शरीफ की सोच जो है, या ये कहें कि अगर शहबाज शरीफ अपनी अलहदा अपनी एक सोच जो है वो इम्पोज़ करना चाहते तो उसके लिए यानी लंदन जाने की ज़रूरत नहीं थी। अपने भाई को, अपने कायद को, मैं भाई से ज़्यादा अपने लीडर को वो कन्वेंस करने, उनसे मुशावरत करने की ज़रूरत नहीं थी। आज तो शहबाज शरीफ ने तो ऐसा कोई फ़ैसला नहीं किया, एक ख्वाहिश का इजहार किया है कि मैं चाहता हूं कि इस मुल्क के अंदर जमहूरियत फले फूले, जिस मुल्क के अंदर जो अदारे जो हैं वो अपने आर्बिट के अंदर काम करें, किसी के मुदाखलत ना हो, और सिविल हुक्मरानी जो है, वोट को इज़्ज़त दो का जो फ़लसफ़ा है कि वो आपकी सिविल हुक्मरानी जो है
उसकी सुपरमेसी जो है वो कायम हो। ये एक शहबाज शरीफ का भी ये मतमा नज़र है, यही मतमा नज़र नवाज शरीफ का है। और फिर बैठ के कि देखें ना, अब इस चीज़ को तो आप अप्रिशिएट करें कि एक सोच मियाँ साहब की है, एक प्रपोजल, मतलब शहबाज शरीफ साहब मोटरवे से जाना चाहते हैं, मियाँ साहब जीटी रोड से जाना चाहते हैं। मैं अर्ज कर रहा हूँ एक प्रपोजल जो उनके जहन में है वो अपने लीडर के सामने जाके रखेंगे। फैसला उस लीडर ने करना है। लीडर ने जो भी फैसला किया, अगर लीडर जो भी फैसला करेंगे वो शहबाज शरीफ साहब ने भी उसी फैसले की पैरवी करनी है और पार्टी भी वही फैसला जो है वो पार्टी का फैसला होगा। लेकिन आप क्या समझते हैं वो फैसला पार्टी की मुस्तकबिल के हवाले से कितना सूदमंद होगा? मुस्लिम लीग नवाज जो है जो अब बुनियादी तौर पे इस वक्त सेंट्रल पंजाब तक महदूद हुई है, ज़ाहिर है जनूबी पंजाब का अपना एक तरीका वारदात होता है और वो हर इलेक्शन में उस तरीका वारदात पे ही चलते हैं। तो आपको लगता है कि इतना सूदमंद होगा कि आप उसको इंटैक्ट रख पाएंगे सूरत हाल को? देखिए जी, मैं आपसे एक गुजारिश करूं, सियासी जमातों को अगर आप इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए या किसी और ताकत के ज़रिए अब ख़त्म करने अगर आप चाहेंगे कि पार्टी ख़त्म हो जाएंगी, हमारी हिस्ट्री है कि पार्टियां ख़त्म नहीं होती। देखिए ना, नवाज़ शरीफ को मुल्क बदर किया गया तो यहाँ पे यही तासर था मेरे एक जानने वाले कि जी अब नवाज शरीफ गया, अब वो मुल्क से बाहर, आपकी जमात ख़त्म हो गई, अब फिर वो आए, फिर जमात ज़िंदा हुई, फिर वो मुल्क के वज़ीर आज़म बने। पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने क्या नहीं किया? जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पे लटका दिया। उसके बाद जो है पे दर पे जो भी मुश्किलात उस पार्टी को ख़त्म करें, लेकिन ख़त्म नहीं कर सके। और ख़ुसूसन मैं मुस्लिम लीग की बात करता हूँ तो मुस्लिम लीग तो इस पाकिस्तान के नज़रिए की बुनियाद जो है वो उस बुनियाद को वो थामे हुए है। तो यहाँ से ये किसी की भी ये सोच हो कि जनाब इस मुल्क के अंदर हम मुस्लिम लीग को ख़त्म कर देंगे, या नवाज शरीफ ने जिस तरह इस पार्टी को जो इसकी जड़ें जितनी गहराई में लेके गया है, मैं समझता हूँ कि ये बड़ा नामुमकिन है और इसमें सोचना पड़ेगा। देखिए ना, शहबाज शरीफ जो बात करते हैं ये दूसरों को भी सोचना पड़ेगा कि क्या कब तक आप अवामी ख्वाहिशात को आपको चलते रहेंगे? आप नहीं को चल सकते। वक्ती तौर पे आप शहबाज शरीफ को 2 साल जेल में डाल दिया, उसके बेटे को डाल दिया, मरियम जेल में गई, नवाज शरीफ जेल में गया, आज हमारे शेखपुरा के जावेद लतीफ़ को आप जेल में ले गए। मैं आता हूँ सो लेकिन ये एक बात माननी चाहिए कि इस मुल्क के अंदर मुस्लिम लीग एक हकीकत है। दीगर जमातों की भी मैं ये करता हूँ, उनकी अपनी अपनी कैपेसिटी के अंदर वो उनकी हकीकतों को आपको तस्लीम करना पड़ेगा। मेरे पास चूँकि वक्त थोड़ा रह गया है, आजिज़ धामरा साहब ये फरमाइएगा कि आप बजट के बाद कोई सूरत हाल के अंदर तब्दीली देखते हैं या यही जो है हल्की फुल्की मौसीकी या कभी भारी मौसीकी का इस्तेमाल चलता रहेगा? देखिए नदीम साहब, हम तो शुरू से ये कहते आए कि हम रेजिग्नेशन पे यकीन नहीं रखते, क्योंकि जितनी भी कैपेसिटी में जितनी भी सीटें हमें मिली हैं, आवाम ने हमें मैंडेट दिया कि हम असेंबली में पहुंच के हुकूमत वक्त के खिलाफ अपोजिशन करें, वो तो हम ज़रूर करेंगे। और दूसरी बात, आपने बजट का जहाँ तक जिक्र किया, देखें अभी मैं फिर उस बात पे आऊँगा कि चलो बसरा साहब भी बता दें कि उनका ज़मीर इस बात से मुतमिन है कि एक इदारा जिस शख्स के खिलाफ कोई इंक्वायरी करे और बीच में प्राइम मिनिस्टर किसी प्राइवेट बंदे को, अपने नुमाइंदे को ये काम सौंप दे, और खुदा ना खास्ता अगर अली जफर साहब की रिपोर्ट सही होती है तो क्या FIA को ताले पड़ जाएंगे, बंद कर देंगे, वो शहजाद अकबर को गिरफ्तार कर देंगे और ये बात एक्सेप्ट करेंगे कि FIA पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कहती है? ये बात आपके गले की हड्डी बन जाएगी, आप इसको फेस नहीं कर सकेंगे। तो जाहिर है इस बजट को पास कराने के लिए अभी जो आपको हुक्मरान और खुद प्राइम मिनिस्टर साहब इनके पांव पड़े हुए नजर आ रहे हैं, ये बजट पास करने के लिए बूट पॉलिश करते हुए नजर आएंगे आपको। तो ये तो जरूर। मेरे पास आजिज़ धामरा साहब आखिरी 1-1.5 मिनट रह गया, मैं जरा बसरा साहब से भी बात कर लूं। जी बसरा साहब, आप क्या कहेंगे जो आजिज़ धामरा साहब बात कर रहे हैं? पहली बात तो मैं ये दुआ मेरी अल्लाह ताला से कि ये जो अब इस वक्त बेचारे बहुत फ्रस्ट्रेशन का और बुखलाहट का शिकार हैं, पहले ये दूसरे के खिलाफ पता नहीं हमें सिलेक्टेड कहते कहते एक लोग कहना शुरू कर दिया, माफिया मांगो, तुम सिलेक्टेड हो, तुम इलेक्टेड हो। अल्लाह ताला इनको हौसला दे
इनको सेहत दे और इनको सब्र दे, मैं इससे यही प्रार्थना करूंगा। दूसरी बात, इंशाल्लाह ये माजी की तरह ये तैयारी रखें, अगले 5 साल भी इंशाल्लाह कहीं नहीं ये तरीके इंसाफ के आप बूट पॉलिश करेंगे ना तरीन साहब के? अच्छा, वो मैं बताता हूँ। बूट पॉलिश आपको पता है अपना दामड़ा साहब वो तो कर रहे हैं, तो हम देख रही है, कर रहे हैं, सुन तो ले, वो तो आप कर रहे हैं, कर रहे हैं। बात तो सुन ले। मैंने कहा बदरा साहब मान ले यार, आप सच को इंसान है, मेरे दोस्त हैं। दावरा साहब मेरे पास 30 सेकंड है, उनकी बात सुन ले। इसका मतलब है आपके सर पास सच बोल देना, दावरा साहब न्यूज चली जाए। दावरा साहब मेरे पास 30 सेकंड है, उनकी बात सुन लेने दें। जी जी बस। डोंट टेक देम सीरियस नदीम भाई, ये मेरे दोस्त हैं, मैं चाहता हूँ वो लीडर बन जाए पीटीआई में। सुबह शाम दोपहर यही नजर आता है कि इमरान खान आज चला जाए, कल चला जाए, लेकिन हमें यही नजर आता है कि वो बूट पॉलिश कर रहे लेकिन वो कहीं नहीं जा रहे। अच्छा ठीक है, मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया शौकत बस्सा साहब, बहुत शुक्रिया आजिज़ दामरा साहब, बहुत शुक्रिया सेनेटर पीर साहब, इरशाद साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।